खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते जिम्मेवारी समझें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन बातों को लेकर के वो भी तय करें। और उसके अतिरिक्त दूसरा विषय जो हमने जो होटलियर एसोसिएशन हैं उन सब से भी बात की है, होटल वालों से भी बात की है कि बिल्कुल सुनिश्चित करें कोविड प्रोटोकॉल का पालन वहाँ पर, चाहे वेटर है, चाहे रिसेप्शनिस्ट है, चाहे टूरिस्ट आ रहा है, सबके साथ वो इस बात को लेकर के और उसमें चेकिंग का भी हम प्रोविजन कर रहे हैं। का विषय है, मैंने यही बात कही है कि अभी भी दौर समाप्त नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में ये संभव है और रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। कुछ रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है, जिसमें विशेष तौर से जो गैदरिंग को 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, एक दूसरा उसके बाद हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जहाँ शहरी क्षेत्र है, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर जो क्लब होते हैं उन पर हमने रोक लगा दी। मंदिरों में जो हमारे लंगर का आयोजन होते हैं, दर्शन चलते रहेंगे, लेकिन लंगर का आयोजन उसमें नहीं होगा। और इसी प्रकार से हमने जो क्लब का मैंने जिक्र कर लिया, क्लब में नाइट कर्फ्यू के बारे में अभी तो थोड़ा फाइनल फैसला करना है 1-2 दिन के अंदर, लेकिन तेजी से संक्रमण हिमाचल में भी फैल रहा है। पिछले कल ही 500 एक्टिव केसेस हिमाचल प्रदेश में आए, जो चिंता का विषय है। हमारी तैयारी है उस सारी चीज़ को का सामना करने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हम सावधानी के साथ काम। भावना पर्यटन की दृष्टि से हैं वो विशेष तौर से जो हमारे यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की एक एक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं। उसमें बहुत अलग तरह के हम जो है वो यहाँ अलग अलग इवेंट्स उसके कर सकते हैं, तो इसलिए एक तो वो हमारे पास संभावना है। दूसरा वाटर स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर बिलासपुर में है, और जिसका मैंने जिक्र किया, और जिसमें विधायक मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर जेट्टी लग जाए तो जेट्टी के माध्यम से हमारे जो वाटर स्कूटर होते हैं उसके साथ साथ में हमारी और इवेंट्स जो है यहाँ पर की जा सकती हैं, और टूरिस्ट के लिए भी उस दृष्टि से यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं एक ही बात कह रहा था कि हमारा एडीबी का प्रोजेक्ट जो आया है और उसमें ट्रांच 1 में या ट्रांच 2 में ये प्रोविज़न उसमें हम शामिल करेंगे कि बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हम टूरिज्म को भी साथ में लेते हुए उसमें किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, वो उस बात को लेकर के हमने कहा है कि इस सारी चीज़ को इसकी डीपीआर बनाएंगे। डीपीआर बनाने के बाद उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। सर, बिलासपुर को जिला है और इस जिले से और इस विधानसभा क्षेत्र से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वर्षों तक इसका प्रतिनिधित्व करते रहे। बहुत सारे विकास कार्य उस दौरान भी हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जहाँ लंबे अंतराल के बाद एक सार्वजनिक सभा जहाँ हमने आज आयोजित की, उसमें बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास, यानी कि लगभग 210 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास एक स्थान पर हमने एक वक्त में किए। तो स्वाभाविक रूप से कुछ मांगों को लेकर के भी यहाँ पर बात हुई है और वो बातें हमने मानी है। जैसे आईपीएच का सब डिवीज़न की बात कही गई, और उसी तरह से सब तहसील की एक जगह बात आई, और उसी प्रकार से एक पीएससी की बात आई, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 270 बेड है, उसकी बेड कैपेसिटी को 300 तक बढ़ाने की बात कही गई। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो बातें हमारे समक्ष लाई गई उनको पूरा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम सुशील चौहान है। मैं यहाँ पे 2400 अभ्यर्थियों की तरफ से जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पे आया हूँ, जिन्होंने 4 साल अपने कोर्ट में दिए। कोर्ट में नौकरी तो नहीं की, लेकिन कोर्ट में केस लड़ा और अपनी जो एलिजिबिलिटी थी उसको प्रूव किया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो हमारी मेरिट बनती है, हमारा जो अधिकार बनता है, वो हमें दिया जाए। हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नौकरी दी जाए। हम उस चीज के लिए आपके समक्ष यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कोर्ट में इसने फैसला सुनाया कि आपकी एलिजिबिलिटी प्रूव होती है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, और जो भी पोस्ट आपकी पहले जिन पे भर्तियां हो चुकी हैं और कुछ पोस्टें खाली रही हैं, उन सभी 1156 पोस्टों को फिर से उसकी मेरिट को रिकास्ट करके फिर से रिजल्ट घोषित किया जाए। ये माननीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई है इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा था कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, हम आपके साथ हैं। और उसी के साथ साथ हमने फिर जो सचिवालय में मुख्य सचिव जी हैं, पर्सनल सेक्रेटरी है वहां पे, उनसे बात की, तो मुख्य सचिव जी ने तो साफ साफ कह दिया कि हम इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो हमारे
जो जॉब पे लगे हुए हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ वहां पे संवेदनाएं देख रहे हैं। हमारी जो मेरिट है, हमारा जो हम प्रताड़ित हुए हैं, वो उन्हें वहां पे नहीं दिख रहा है। उन्हें सिर्फ अपना जो डिसीजन उन्होंने लिया था हमें बाहर करने का, उस पे ही अभी तक अड़े हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए भी वो तैयार नहीं तो है। आप क्या हम मुख्य सचिव की प्रणाली को संदेह के घेरे में रखेंगे, क्योंकि बिना किसी चीज को जाने हुए, हमारी स्थिति को जाने हुए कि हमने किस तरह 4 साल कोर्ट में अपने वेस्ट किए, हमारी जो प्रताड़ना है उनको ना जानते हुए वो इस तरह से अगर एक तरफा निर्णय लेते हैं तो ये उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अगर हमें अब भी नियुक्ति नहीं मिलती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास पहले भी कुछ नहीं था, इतना पैसा हमने कोर्ट में वेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास अगर सुप्रीम कोर्ट जाना भी हो तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है। हम इतने सक्षम परिवार से नहीं आते हैं कि इस चीज के लिए भी अपने लड़ें। हमने संवैधानिक जो अधिकार था वो अपनाया, हाईकोर्ट तक हमने अपना, हाईकोर्ट में 2 बार हम जीत चुके हैं। अब इसके बाद और किसके सामने जीते हैं, किसके सामने अपनी एलिजिबिलिटी दिखाएं, ये हम समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद हमारे पास आपके समक्ष ही आने का एक रास्ता था और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो दरकिनार किया गया, अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, हमें बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। हमारे साथ बहुत ही पक्षपातपूर्ण बिहेव किया गया। ऐसा बिहेव किया गया जैसे हम कहीं पे, हम हिमाचल के कोई भी आपके स्टूडेंट्स नहीं है, हम एस्पायरेंट्स नहीं है, इस तरह का बिहेव किया गया। कोर्ट के जो निर्णय थे उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया और हमारे साथ बहुत ही पक्षपात किया। तो मैं आप सभी से यहाँ पे निवेदन करने आया हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ कि जो हमारा एक पक्ष है, हम भी उस जो एक अधिकार है हमारा संविधान के हिसाब से आर्टिकल 14 कहता है कि वी हैव राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट का जो निर्णय है उसे भी अगर सचिवालय मानने से इनकार करता है तो हम उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ जाएंगे? हम अपनी जो मेरिट है उसको लेने के लिए कहाँ जाएंगे? जैसा अभी कुछ निर्णय आए हैं, जेई के केसेस में आए थे, तो जेई के केसेस में भी कुछ लोग पहले जॉब कर रहे थे, लेकिन जब माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया तो फिर से मेरिट को रिकास्ट किया गया और कुछ लोगों को भर्ती से बाहर होना पड़ा। सरकार यहाँ पर 2 तरह का रवैया अपना रही है। जेई में उन्होंने लोगों को बाहर कर दिया, लेकिन जे और आईटी में वो कहते हैं कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके जॉब कर रहे हैं। तो सरकार ने जो वो निर्णय लिया था, जब कोर्ट में केस पेंडिंग था, उन्होंने रिजल्ट निकाला हमारी मेरिट को दरकिनार करके। उस एक गलत निर्णय को बचाने के लिए सरकार ने सरकार की जो आपकी माननीय कोर्ट में पहले सिंगल बेंच का डिसीजन था उसके खिलाफ सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज किया, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने खारिज किया और निर्णय दिया कि जो कैंडिडेट आपका मेरिट में आएगा उसे ही नौकरी का अधिकार है। तो मैं आप सभी से इस विषय तक पहुंचाई जाए, जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, उस विषय में आप जो हमारे मीडिया बंधु हैं, आप लोग ही इस विषय में आवाज उठा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास 4 साल पहले भी कुछ नहीं था और 4 साल बाद भी कुछ नहीं है, बीइंग ये कि हम सिर्फ मेरिट में ऊपर थे और उसके अलावा हमारे पास रिजल्ट में हमें कोई भी जगह नहीं दी गई है। इसी विषय पे हम सचिवालय के चक्कर काटते गए, लेकिन कोई भी आपका जो पर्सनल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वो हमें पूछते हैं कि आपका टाइपिंग हो गया है, उन्हें मैटर का पता तक नहीं है और वो चाह रहे हैं कि जो उन्होंने गलत निर्णय पीछे लिए वो ही आगे भी इम्प्लीमेंट किए जाए। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि हमारी इस बात को आगे रखा जाए, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको बचाया जाए, जो हमारा अधिकार था मेरिट का, उस मेरिट को फिर से रिकास्ट किया जाए। जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय का भी फैसला है वो भी बनी रहेगी। अदरवाइज अगर इस तरह से जो ये अधिकारी लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो अगर अधिकारों का हनन करते रहेंगे और कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो न्याय के लिए हम लोगों हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह पर पारा माइनस में चल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाके में कड़ाके की सर्दी चल रही है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुफरी, नारकंडा व ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, लेकिन शिमला शहर में अभी भी बर्फबारी का इंतजार है। सर्द मौसम व हवाओं के बीच
8 से 9 जनवरी को मौसम विभाग ने प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र शिमला के पूर्व अनुमान के मुताबिक आगामी 10 जनवरी तक राज्य भर में मौसम खराब रहेगा। विभाग ने 8 व 9 जनवरी को भारी बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम तथा मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आज रात से जो है फिर से पश्चिमी को सक्रिय होगा और 8 और 9 तारीख में वाइड स्प्रेड जो है स्नोफॉल और रेनफॉल जो फिर से प्रदेश में होगी। और इसमें जो जिले हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा आ गया, लाहौल स्पीति है, कांगड़ा है, किन्नौर है, कुल्लू, इन इलाकों में और शिमला के साथ इन इलाकों में फिर से जो है हैवी स्नोफॉल होने की संभावना है। तो हाँ, येलो अलर्ट रखा हुआ हमने इन जिलों में, जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और शिमला, इन जिलों में हमने येलो अलर्ट रखा हुआ है 8 और 9 तारीख के लिए। और उसके बाद फिर मौसम में जो है बदलाव फिर से आएगा, फिर इसमें बर्फबारी में और बारिश में कमी होगी और मौसम ठीक होने की दिशा में जाएगा।